गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स के हम एंडिंग में आ गए हैं। कौन सा लॉ है? गॉस लॉ। हमने गॉस लॉ कल पढ़ा था और गॉस लॉ मैंने बताया था इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखो गॉस लॉ तो मैंने बताया था। गॉस लॉ चलो एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने बताया था जो फ्लक्स था गॉस लॉ में क्या था, फाई इक्वल्स टू क्या था, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल के इक्वल क्या होता है, उस क्लोज सरफेस का फ्लक्स। तो एक अपन पढ़ के आ चुके ई डॉक्टर डॉट डी ए वेक्टर ले लो चाहे डी एस वेक्टर ले लो, क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स। ये अपन ने फ्लक्स की डेफिनेशन से पढ़ा था। अगर आपने कंटिन्यू मेरे वीडियो देखे हैं तो ये सारा पार्ट आप पढ़ के आ चुके हैं, मैं बस लिख रही हूँ। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। मैंने ऐसे बताया था एप्लीकेशंस वैसे तो 5-6 हैं लेकिन आपके सिलेबस में 3 ही एप्लीकेशन दिए हुए हैं। आपके एनसीईआरटी में 3 एप्लीकेशन है, वो 1 बाय करके हम क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस लॉ। Calculate electric field intensity due to Gauss law of infinite length of wire. Of infinite length of wire. आपके पास एक वायर होगा जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट लेंथ है। उसके थ्रू आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है कब, आपके पास एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है। देखो बहुत इजी टॉपिक है, बस काम है आपका समझना। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि गॉस लॉ अपन पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला कहता है कि ई डी ए इक्वल्स टू ये होता है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका यूज करके निकाल सकते हैं। लेकिन ये कहा था कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले भी बताया था कि आपके पास अगर इंडिविजुअल चार्ज है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अब आपके पास कौन सा चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है। और कंटिन्यूअस चार्ज जब आपके पास हो तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हो? क्यों? पहले तो ये थोड़ा सा इसका चलो मैं बता ही देती हूँ। पहले तो आपके पास कौन सा वायर है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो मैं यहां एक वायर ले रही हूं जिसपे चार्ज डेंसिटी कितनी है, लेमडा। क्यों? कंटिन्यूअस चार्ज है और लेंथ है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी मान रखी है, लेमडा। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब इधर भी ऊपर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी क्या है, इनफाइनाइट। आप कह सकते हो प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। और इससे पॉइंट, इससे आर डिस्टेंस पे पॉइंट क्या है, पी है, जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। अगर आप उस मेथड से करो तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक चार्ज का निकालना पड़ेगा। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, होगी नहीं होगी? ये थीटा बना रहा है। ऐसे ही इसके इक्वल में मान लो एक चार्ज ये ले लो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा। क्योंकि कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है मान लो इस पॉइंट पे, तो मान लिया वो एंगल कितना है, थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आपको पता है। ये सीधी लाइन है, पॉइंट पी। अब देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि E1 मान लू और ये कंपोनेंट 2, तो E1 इधर वाला तो क्या हो जाएगा, जिस साइड थीटा है उधर तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, E1 कोस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर अगर ये निकाल दें, ये E1 ये E2, तो जिस साइड थीटा है वो तो कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा। ऐसे ही
क्योंकि इसका इधर तो क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, जिधर थीटा है, और उसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा E2 sin थीटा। दोनों अपोजिट है, 4 सेम है, कैंसिल कर देंगे, क्या बच गए E2 cos थीटा इवन cos थीटा। दो चार्ज का निकाला है, यहाँ कितने चार्ज का है सबका निकालेंगे, मतलब प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी इतने चार्ज का निकालोगे तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ से आपको ये चीज समझ आ गई कि आप कितने भी निकालोगे तो साइन थीटा वाले सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा सिर्फ कोस थीटा वाला, क्योंकि फिर दूसरा लोगे तो वापस वही पोजीशन, कौन सा कोस थीटा वाले बच जाएंगे, कोस थीटा वाले रह जाएंगे और साइन थीटा वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब आप कह सकते हो ये डायरेक्शन कौन सी है, अक्ष डायरेक्शन या फिर आर केप की डायरेक्शन। आर केप की डायरेक्शन में सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, बाकी सब एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हो कौन सा मेथड यूज करके, इंडिविजुअल चार्ज द्वारा जो अपन यूज करके आ रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के थ्रू, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला रहे हैं। लेकिन अभी आपके पास क्या है, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर कौन सा लॉ आया था, गॉस लॉ। और गॉस लॉ ने बताया था ये ऐसे ना करके आप मेरे रूल के अकॉर्डिंग करो तो बहुत ही इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। आप ऐसे निकालोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा और ऐसे निकालना जल्दी से पॉसिबल भी नहीं होगा, इसलिए आप कौन सा रूल यूज करो, गॉस लॉ। इस रूल से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। डायरेक्शन तो मैंने भी निकाल के बता दी कि सारे साइन थीटा वाले जो डायरेक्शन आएगी वो सारे कैंसिल, और कोस थीटा की डायरेक्शन आएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो अपन को गॉस लॉ भी बता देगा। अब मैं इसको रफ करती हूँ, ये चीज समझ आ गई। अब अपन पढ़ते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, देखो यहां से अपन गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अपना तो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना, किसके थ्रू, गॉस लॉ के थ्रू। और किसका, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। तो मैं सबसे पहले इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर बनाती हूँ। ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इधर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट, और इससे आपको कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, क्योंकि करना तो आपको आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे एक बिंदु P है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, जिस वायर पे चार्ज, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है। और चार्ज डेंसिटी की बात करो तो आप चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हो, जो कि लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो गया, क्योंकि लीनियर है और लीनियर में चार्ज डेंसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से। तो आपके पास चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा। तो इतनी चीज आपके समझ आई होगी, कुछ नहीं किया, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये तो कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है और उससे आपके आर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट P है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये मान लो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवाती हूँ, थोड़ा सा। ये आपका वायर है, ये वायर जो यहाँ रखा हुआ है ये मान के चलना, ये वायर है, इधर भी इनफाइनाइट है और नीचे भी क्या इनफाइनाइट है। इस पे चार्ज है तो इस पे मैं चार्ज भी शो कर सकती हूँ सारा, कि इस पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव, सब जगह कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो मैंने इन सब जगह क्या लिख दिया, पॉजिटिव, की एक पॉजिटिव चार्ज का एक वायर है। दिख रहा है आपको सबको, ठीक है, ताकि आपके वो थीम समझ आए कि वास्तव में हुआ क्या था। ये वायर है, मैंने इनफाइनाइट लेंथ, लेकिन आपको कंसीडर करना है कि इधर से भी इनफाइनाइट और नीचे से भी पूरा क्या है, इनफाइनाइट। अब इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, पहले तो गॉस लॉ है तो आपको ये पता होना चाहिए, गॉस लॉ में टोटल चार्ज जिसका आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए, क्लोज लूप के अंदर होना चाहिए, उसकी जो चार्ज है वो क्लोज होना चाहिए। अभी चार्ज क्लोज है क्या, इसके ऊपर है, इधर भी खुला है इधर भी खुला है, तो आपको सबसे पहले क्या है, क्लोज सरफेस बनानी है, ठीक है, क्लोज सरफेस बनाएंगे। अब क्लोज सरफेस कहाँ बनानी है, आपको ये टेंशन की जरूरत लेनी, मैम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर को क्लोज करने के लिए इतना बड़ा अपन कुछ ना कुछ बनाएंगे, नहीं। अगर कंटिन्यूअस चार्ज है तो आपको पता है कि ये चार्ज है, कंटिन्यूअस चार्ज है तो लैम्डा तो सब जगह क्या रहेगा, सेम।
और इस लेमडा के कारण अगर आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सब जगह क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो आप कितना भी पार्ट ले लो जिसके थ्रू आप निकालना चाहते हो। तो मैंने क्या ले लिया, इसका एक पार्ट ले लिया, यहां से मैंने क्या कर लिया, आपको बनाना कब है, कहाँ है, कि जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है उस पॉइंट से होके उस पॉइंट तक आपको उसको क्लोज करना है। इधर आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना तो इधर क्लोज करना है, और अगर आप इधर इतना ही है तो सिमेट्रिक होना चाहिए। कोई भी आपकी अगर बंद क्लोज सरफेस वो सिमेट्रिक होना चाहिए। ये आर्ट है तो इधर भी क्या होगा, आर्ट डिस्टेंस पे, तो इधर भी मैसे। अब बताओ इस शेप में क्या बन सकता है, इस शेप में एक सिलेंडर बन सकता है। तो मैंने क्या बना दिया, एक सिलेंडर को इसके चारों ओर बना के टेक कर दिया, चार्ज को क्या कर दिया, क्लोज। अब आपका चार्ज किसके अंदर है, एक सिलेंडर के अंदर है। इमेजिनरी है, आपने एक कल्पना की है, सिर्फ आप सोच बस बता रहे हो कि ऐसा एक क्लोज सरफेस मैंने मान लिया। ये ही क्यों माना, क्योंकि इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। पूरे को क्यों नहीं किया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी लेमडा है, लेमडा सब जगह सेम होती है, तो किसी का भी निकाल लो सब जगह क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम आएगी। चाहे इससे यहाँ पे निकालो चाहे इससे यहाँ पे निकालो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, के क्यू अपॉन आर। के क्या है, कांस्टेंट, क्यों क्या है, चार्ज, चार्ज की जगह क्या दे रखा है, डेंसिटी, और डेंसिटी लेमडा कांस्टेंट होती है। आर डिस्टेंस यहाँ निकालो यहाँ निकालो, यहाँ आर डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए मैंने इसको इतना ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं। होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। अब मैम इसको हमें बताओ कैसे किया है। देखो ये पॉइंट, ये देखो इसको, ये मान लो आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये डिस्टेंस आर ही है। तो मान लो मैंने इस वायर को, एक सिलेंडर है ये वाला, इसके अंदर रख के क्लोज कर दिया, ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया। तो इस वायर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। समझ आ गया, ऐसे होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इतनी चीज तो अपना पहले गॉस लॉ समझ आ गया कि गॉस लॉ के लिए आपको क्या लेना चाहिए, क्लोज सरफेस लेनी चाहिए। तो मैंने वो क्लोज सरफेस बनाई है कि क्लोज सरफेस। अब अपन को क्या निकालना है, गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, पहले तो गॉस लॉ का फॉर्मूला लिख लूं, क्या था, ये वाला, ये तो है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लोज सरफेस को शो करता है, क्लोज सरफेस अपना क्या है, सिलेंडर, ठीक है। एरिया है क्लोज सरफेस का, ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी बात, अगर मैं इसको डॉट को हटाऊं तो क्या आता है, कोस थीटा, क्या आएगा, ई डी ए कोस थीटा। सबको पता है डॉट हटाते हो तो कोस थीटा आता है, ये भी दूसरा। देखो समझते जाना, ये चीज करनी। अब कितने पार्ट है क्लोज सरफेस, अपन को यहाँ क्या है, ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ई और डी ए के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और डी ए क्या है, सरफेस, कौन सी सरफेस, क्लोज सरफेस। अब देखो वो क्लोज सरफेस लेते हैं, ये क्यों, क्योंकि इधर वाला पार्ट पूरा का पूरा क्लोज सरफेस, ये एरिया हमेशा क्लोज सरफेस का लेना है। ये लो क्लोज सरफेस जिसमें आपने क्या किया, क्लोज किया। इसका देखो ये वाला पार्ट, ये वाला देखो, इधर वाला पार्ट ये सर्कल है, ये वाला पार्ट पूरा सिलेंडर बना है, कर्व्ड पाथ है, ये वाला भी सर्कल है। तो कितने पार्ट से मिलकर आपका ये क्लोज हुआ, तीन, ऊपर नीचे और ये तीनों से ये क्लोज है पूरा। तो मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसके कितने पार्ट है, एक, दो और तीन, एक, दो और तीन। ये क्यों लिया, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सबके लिए अलग अलग होगी, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। ये वाली सरफेस है, ये देखो इसके परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ऐसे होगी। ये सरफेस ऐसे ही तो है, ये सरफेस ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगी, ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर आपके पास एरिया की डायरेक्शन। मतलब ये पूरी सरफेस राउंड बनी हुई है, ऐसे ऐसे रखोगे तो नीचे ऐसे सरफेस ही तो है, और इसके परपेंडिकुलर नीचे। तो मैं ऐसे कह देती हूँ, इसके परपेंडिकुलर नीचे किसकी डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन एरिया की।
पहले पार्ट में एरिया की डायरेक्शन, दूसरे पार्ट में इसके परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकती है ऊपर भी हो सकती है, चलो हम ऊपर वाले ले लो, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में एरिया की डायरेक्शन। तीसरा कर्ड पार्ट, कर्ड में यहाँ देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा परपेंडिकुलर, यहाँ देखोगे तो ऐसा होगा, यहाँ देखोगे तो ऐसे होगा, इस वाले पार्ट में देखोगे तो ऐसे होगा, मतलब चारों ओर एक फ्लोवर सा बनेगा। अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे तो मैं एक बार इधर ही ले लेती हूँ, आपको बस याद रखने लायक है कि आप इधर लोगे तो ऐसे होगा, मतलब एक फूल बनेगा। देखो अगर यहाँ एरिया की, क्योंकि एरिया परपेंडिकुलर होता है, ये वाला ऐसे लोगे तो ऐसे, ऐसे लोगे तो ऐसे, इधर लोगे तो ऐसे, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, होप इतनी चीज समझ आ गई होगी। एरिया की आपके पास डायरेक्शन आ गई तीनों जगह। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या निकलती है बाहर की ओर। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इससे क्या निकलेगी बाहर, तो ये पॉजिटिव चार्ज के कारण चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बाहर की ओर निकलती है, मैंने बताया था। मैं रेड पेन से यूज कर लूं ताकि आपको पता चले ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये इधर पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर भी क्या निकलेगी बाहर और उधर भी क्या निकलेगी बाहर, ऊपर भी बाहर और अंदर भी बाहर, कहीं ले लो हमेशा बाहर क्यों निकलेगी ऐसे एक पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी चारों ओर ऐसे फ्लावर बनेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी कहीं भी ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, कहीं भी ले लेना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी सब जगह, एरिया की डायरेक्शन शो कर दी सब जगह। अब मेरे पास कितने पार्ट हैं, कितने पार्ट है इसके, तीन एरिया के, तो मैं तीनों में कर दूं, इसको तोड़ दूं, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सरफेस, क्या हो जाएगा ई डी ए कोस थीटा पहली के लिए प्लस ई डी ए कोस थीटा प्लस ई डी ए कोस थीटा। इन तीनों को वापस मिल दो, 1 2 3 वापस को मिलाते ही पूरा का पूरा ये बनेगा, नहीं बनेगा पूरी सरफेस के लिए मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया। एक बार इधर वाले को ऐसा कैसा रखती हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करती, अब साइलेंट नोट की जगह साइलेंट नोट। उसके बाद देखो थीटा फर्स्ट सरफेस है, इसमें ई और डी ए के बीच में एंगल कितना है, ए नीचे ई इधर, तो एंगल 90, यहाँ एंगल ई इधर ए ऊपर तो 90, इधर ई इधर ए इधर, तो एंगल कितना 0 डिग्री। तीनों पुटअप कर दो तो क्या आ जाएगा फर्स्ट के लिए ई डी ए कोस 90 प्लस ई डी ए कोस 0 डिग्री प्लस ई डी ए कोस 90 डिग्री इक्वल समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म 0 और ये पूरी टर्म 0। cos 90 की 0 होती है, 0 को पूरी से ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, और cos इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो बच गया क्या ई डी ए सेकंड वाला पार्ट, ये 1 हो जाएगा इक्वल समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई क्या ले लूं, बाहर ले लूं, सब जगह कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा, ए बी समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टू वाला पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, ये तो कर्व्ड सरफेस पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी पहले लेंथ मान लो, ये जो लेंथ कितनी मान लो एल, या फिर हाइट मान लो कितनी एच, कुछ भी मान लो, ये एच, हाइट कितनी इससे सिलेंडर की एच, तो आपका क्या हो जाएगा ये सर्कल 2 पाई आर, और ये क्या हो जाएगा अगर उसके सर्कल को एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एरिया बन जाता है, तो इस कर्व्ड पाथ का एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, रेडियस कितनी है आर, समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इतनी चीज हो समझ आ गई। अब टोटल चार्ज निकालना, टोटल चार्ज इसके अंदर मैंने कहा पूरे क्लोज सरफेस में चार्ज कितना है, तो अपन को याद है क्या, वी नो दैट कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी, वी नो दैट चार्ज डेंसिटी किसमें, टोटल चार्ज कितना है क्यू, कितनी लेंथ में एच हाइट में, एच हाइट एक टाइप की लेंथ है, उसमें टोटल चार्ज कितना है सिग्मा क्यू, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी लेमडा, लेमडा एच। ये देखो टोटल चार्ज, ये उसमें पहले बताया था जिसमें चार्ज टोटल चार्ज कितना है, इसके अंदर कितनी हाइट है एच, एच के अंदर टोटल चार्ज कितना है
अपन को निकालना है समीशन क्यू है, वो टोटल चार्ज अंदर ही निकालना है, लैम्डा अपन जानते हैं चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा क्यू की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, ई 2 पाई आर एच इक्वल्स टू लेमडा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एच से एच कैंसिल, ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लेमडा एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर कहाँ जाएगा नीचे। उसके बाद देखो ऊपर नीचे अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एप्सिलॉन नॉट की जगह तो एप्सिलॉन नॉट है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा लेमडा है 2 आ जाएगा 2 लेमडा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना होता है 4, पाई की जगह पाई, एप्सिलॉन नॉट पहले लिख दिए तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 2 4, पाई की जगह पाई, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह आर। आगे देखो ई की जगह ई 2 पाई 1 अपॉन 4 पाई, 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है के, तो 2 की जगह 2, के की जगह के आ गया लेमडा, और नीचे क्या बच गया आर, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया के। इलेक्ट्रिक वेक्टर फॉर्म में लिखो तो क्या आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन आर वेक्टर आर के। ये आपके पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। यहाँ 1 है याद रख लेना, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, E इक्वल्स टू यहाँ मैंने माना है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या मान लिया के। ये पूरा देख लो, अच्छे से कर लो इसको। ये है पूरा का पूरा, आपके होप समझ में आया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अब अगर आपको क्या खींचना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इसी के अंदर बता देती हूँ। देखो आपको अगर ग्राफ प्लॉट करना है किसके अंदर, ये आपके फॉर्मूला क्या आ गया, ई वेक्टर इक्वल्स टू 2 के लेमडा अपॉन, एक चीज याद रखना, ये लास्ट के जो फॉर्मूले हैं वो तीनों एप्लीकेशंस के आपको याद होने चाहिए, ये जो लास्ट का रिजल्ट आता है, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको अगर पूछ ले कि ई और आर में वेरिफिकेशन कैसे होता है, कैसे वेरी करता है, तो अपन 2 तो क्या कांस्टेंट, के क्या कांस्टेंट, लेमडा भी क्या चार्ज डेंसिटी वो हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, बच गया क्या आर और ई में ग्राफ प्लॉट करें, आर और ई में ग्राफ प्लॉट करें तो आपको पता है जैसे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 0 रखूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और धीरे धीरे आर की वैल्यू बढ़ाने पर ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आपके पास ग्राफ कैसा होगा, ये ई प्रोपोर्शनल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इतना आप आराम से कर लोगे।